हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। बीएसआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है। कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? यूजीसी नेट 2026 के लिए सिर्फ बहुत कम समय है ना। धीरे धीरे लग रहा होगा टाइम यहाँ पर पास आता जा रहा है, एग्जाम पास आता जा रहा है, घबराहट बढ़ती है ना। इस टाइम पर पता है सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है कि हमारा कोर्स लगभग 70 to 80% कंप्लीट हो जाना चाहिए और हमारा फोकस पूरा यहां पर प्रैक्टिस एंड रिवीजन पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। आप लोगों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन अगर मैं बताऊं, अगर आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हो ना, सबसे बड़ी चीज उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो बनती है ना, वो पता है क्या है? किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले सबसे ज्यादा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके लगभग 10,000, मान लो 5 से 10,000 के रेंज के बीच में अगर आप क्वेश्चन यहां पर प्रैक्टिस कर लेते हो, यूजीसी नेट 2026 में सरकारी नौकरी लेने का सपना, जेआरएफ जैसी चीजें क्लियर करने के लिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंतर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। यकीन मानो, जरूरत यहां पर सिर्फ एक सही प्रॉपर स्ट्रेटजी की होती है कि मॉड्यूल आपके डिसाइड होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए। रैंडमली कभी भी हमें कुछ नहीं उठाना है, हमें प्रॉपर वे में यहां पर पढ़ाई करना है। अगर आप इससे अधिक जानकारी चाहते हो, बीएसआई एकेडमी से जुड़ना चाहते हो, तो यहां पर ऑनलाइन कोर्सेज ऑलरेडी बीएसआई एकेडमी पर चल रहे हैं। यहां पर दिए गए कॉन्टैक्ट पर आप जाकर बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारी डायरेक्टली वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। आपको नीचे स्क्रीन में दोनों चीजें दिख जाएंगी। वहां पर आपको यूजीसी नेट, सेट, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, DSSB जैसे सारे एग्जाम्स के बैचेस आपको मिल जाएंगे। तो ऑलरेडी हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर चुके थे, ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हैं। 131 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है वो आप लोगों के लिए। 131 पहला क्वेश्चन है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पीडीएफ जो मैं आप लोगों के लिए हमेशा बनाता हूं, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे जो इंग्लिश के साथ में हिंदी मीडियम भी देखना चाहते हैं। इसका सारा कंप्लीट पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी में और इसका डिटेल सॉल्यूशन जो है वो आपको टेलीग्राम के बीएसआई एकेडमी के चैनल पर भी मिल जाएगा। लेकिन ये वीडियो आपके लिए हेल्प करेगा यहाँ पर क्वेश्चन को समझने के लिए, ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए और एग्जाम में कैसे आप यहाँ पर क्रैक करोगे, इन सारी चीजों के लिए। क्रैक करने के साथ साथ यहाँ पर एग्जामिनर का पैटर्न क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 131 जो है वो डिस्कस करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 131 है यहां पर, इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ कैनोनिकलाइजेशन। ठीक है, कैनोनिकलाइजेशन की अवधारणा को सबसे पहले प्रस्तुत करने वाले के रूप में किसे मान्यता यहां पर प्राप्त की गई? क्लियर? तो कैनोनिकलाइजेशन है क्या? कैनोनिकलाइजेशन का मतलब है दोस्तों कि किसी भी चीज को ना, आप एग्जाम्पल बस इतना मानना, किसी भी चीज को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके रखना या फिर उस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे URL कैनोनिकलाइजेशन, ये मेटा डेटा में जाके क्या करता है, सपोज करो ये मेटा डेटा में डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को, ठीक है, ये मेटा डेटा में जाता है और मेटा डेटा में जो भी आपके यहां पर डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स जो होते हैं, उन डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को ना सबसे मेजर ये एक एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आता है। डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता है और डिजिटल लाइब्रेरी और वेब आर्काइव के कॉन्टेक्स्ट में क्लिफोर्ड लॉन्च जो थे, कौन यहां पर? क्लिफोर्ड लॉन्च। ये फेमस डिजिटल पाइनियर और कोलाइशन ऑफ नेटवर्क के लिए जाने जाते थे। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। इन्हीं को इसका यहां पर क्रेडिट जाता है। इन्होंने 1990 में डिजिटल ऑब्जेक्ट्स के यूनिक आइडेंटिफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन पे काम किया था। तो यहां पर क्लिफोर्ड लिंच जो है कैनोनिकलाइजेशन के बारे में इंट्रोड्यूस रिकॉग्नाइज करने के लिए पहले पर्सन यहां पर माने जाते हैं। सेकंड है दोस्तों किरचॉफ। किरचॉफ की अगर बात करें तो ये कोई फेमस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंतर्गत स्कॉलर नहीं है। ट्रस्टेड डिजिटल रिपोजिटरीज या फिर कर्नल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की बात करें तो ये तो इतने आसान है, ये एक प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, तो इतना सिंपल क्वेश्चन दे दिया। सिर्फ इन दोनों के बारे में अगर आपको पता है तो यहां पर फर्स्ट पर्सन आप लोगों से पूछा गया, तो इन दोनों ऑप्शन को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो।
तो पता है जब आप डिटेल स्टडी किसी चीज के लिए कर लेते हो तो यहां पर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा किसी एमसीक्यू ही कर लेते हो तो आपको ये बहुत आसान हो जाता है। यहां पर पर्सन पूछा जा रहा है और इन दोनों ही ऑप्शन में पर्सन दिए सिर्फ। सोचो यूजीसी नेट के लेवल में आपको इतना आसान ऑप्शन एलिमिनेट करने को मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। क्लियर है? ध्यान से पढ़ोगे सारी चीजें आसान लगेंगी, ध्यान से नहीं पढ़ोगे सारी चीजें मुश्किल लगेंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132 डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द लिस्टिंग ऑफ ओपन एक्सेस डेटाबेसेस। ठीक है, लिस्टिंग ऑफ ओपन एक्सेस डेटाबेस का यहां पर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या है। ठीक है, लिस्टिंग ऑफ ओपन एक्सेस जो डेटाबेस है यह एक प्रकार का इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। यह एक प्रकार का इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जो ओपन एक्सेस डेटाबेस को एक सिंगल वेब पोर्टल में लिस्ट करता है। ये जितने भी यहां पर ओपन एक्सेस डेटाबेस जो है, जो यहां पर ओपन एक्सेस डेटाबेस है, उन ओपन एक्सेस डेटाबेस को ना एक इंटरनेशनल या फिर आप ये कह लो कि उनको एक सिंगल वेब पोर्टल में लिस्ट करने के लिए काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले टू क्रिएट अ सिंगल पोर्टल ऑफ वेब इनेबल्ड लिंक डेटाबेस, तो एक सिंगल पोर्टल बनाता है, तो ये तो इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड है टू क्लासीफाई एंड कैटेगराइज ओपन एक्सेस डेटाबेस, उसके साथ में उन्हें यहां पर जो लिस्टिंग ऑफ ओपन एक्सेस डेटाबेस जो कि एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, यहां पर उन्हें एक सिंगल पोर्टल वेब इनेबल्ड लिंक डेटा डिवाइस तो प्रोवाइड करता ही है। उसके बाद या उसके साथ साथ ओपन एक्सेस डेटाबेस के अंदर उस कंप्लीट कंटेंट को क्लासीफाई एंड कैटेगराइज करने के लिए भी इसका यूज यहां पर किया जाता है। कंप्लीटली अंडरस्टैंड और नॉट? ठीक है, मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 133। आसान क्वेश्चन है 133 क्वेश्चन। यहां पर आपको एक साइड लिस्ट 1 में ऑथर्स दिए हुए हैं और लिस्ट 2 जो है उनमें इन ऑथर्स के बारे में यहां पर उनके कॉन्सेप्ट या आइडियाज दिए हुए हैं, यानी कि इन ऑथर्स ने क्या क्या कॉन्सेप्ट या आइडियाज यहां पर दिए थे। सबसे पहले अगर दोस्तों यहां पर जॉर्ज मार्कस की बात करें तो इन्होंने मल्टी साइटेड एथनोग्राफी के बारे में बात की गई। ठीक है, सेकंड है यहां पर क्लिफोर्ड ग्रीड्स, इन्होंने यहां पर जो है एथनोग्राफी एज राइटिंग और थिंक डिस्क्रिप्शन के बारे में बात की गई थी। ठीक है, थर्ड आपको देखने को मिलेगा यहां पर ब्रॉन्सिलो मेलिंस्की जो थे, इन्होंने यहां पर क्लासिकल एथनोग्राफिक फील्ड वर्क एसोसिएटेड विद फंक्शनलिज्म के बारे में बात की थी। एक थे इमाइल दुर्खीम वो थे जिन्होंने यहां पर सोशल ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की गई थी। इमाइल दुर्खीम वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने यहां पर आत्महत्या के प्रकार भी बताए थे कि जब जनरली लोग आत्महत्या यानी कि सुसाइड करते हैं तो उनके पीछे उनको कितने सारे ऑब्जेक्ट यहां पर डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा और डिटेल में आप लोगों को ले जाऊं यहां पर इस क्वेश्चन में, जैसे जॉर्ज मार्कस की बात करूं, मल्टी साइटेड एथनोग्राफी की बात करें तो आसान है। 1990s में ना इन्होंने एक से ज्यादा साइट्स पे वर्क किया था, इसलिए यहां पर जो इनके कॉन्सेप्ट और आइडियाज थे वो हम रिलेट कर पाते हैं मल्टी साइटेड एथनोग्राफी से। क्लियर? क्लिफोर्ड ग्रीड्स के बारे में हम थिक डिस्क्रिप्शन देते हैं, इन्होंने एथनोग्राफी को एज राइटिंग या फिर थिक डिस्क्रिप्शन में एक ऐसे के फॉर्म में लेकर आए थे। ठीक है, ब्रॉन्सिलो मेलिंस्की की अगर हम बात करें तो ये क्लासिकल फील्डवर्क प्लस फंक्शनलिज्म के अंतर्गत जाने जाते हैं। ठीक है, लास्ट में आते हैं दोस्तों दुर्खीम ने सोसाइटी को लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह देखा था। इमाइल दुर्खीम जो थे इन्होंने सोशल ऑर्गेनिज्म पर तो बात की थी, इसके साथ साथ इन्होंने सोसाइटी को एक तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में भी देखने के लिए काम किया था। अंडरस्टूड? क्लियर है? एनी डाउट नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बाद में क्लियर नहीं, अभी क्लियर करेंगे। पूछो, जितने ज्यादा डाउट पूछ सकते हो उतने ज्यादा डाउट पूछो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 134 पे चलेंगे। गिव वन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, यहां पर आप लोगों को दो स्टेटमेंट्स दिए गए। वन इज लेवल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेवल्ड एज रीजन आर। मुझे यार एक बात समझ नहीं आती कि आपको इस क्वेश्चन में इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों आती है। मुझे आज तक ये चीज समझ नहीं आई है
कि जनरली आपको इस क्वेश्चन में इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों आती है। असर्शन यहां पर कथन दिया गया है, रियली सिंपल सिंडिकेशंस यूज XML फाइल्स दैट ऑटोमेटिकली अपडेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेबसाइट। जो RSS है, जिसे हम रियली सिंपल सिंडिकेशन बोलते हैं, इसका यूज जो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज फाइल्स में होता है दैट ऑटोमेटिकली अपडेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेबसाइट। ठीक है, तो RSS की अगर हम बात करें ना, तो RSS ऑलरेडी दोस्तों XML बेस्ड है, जो वेबसाइट से कॉन्टेक्ट ऑटोमेटिकली पुल करता है। ठीक है, रीजन की अगर मैं बात करूं तो एन RSS फीड रीडर fetches these XML files and converts them into easy to read format, showing to headlines, summaries and update notices with links back to the original articles। और जो XML है उसे रीडेबल फॉर्मेट तो बनाता ही बनाता है, उसके साथ साथ ये वेब 2.0 के अंतर्गत XML फाइल्स को कन्वर्ट करने के लिए उनकी हेडलाइन, समरीज और अपडेट नोटिस के बारे में बताता या नहीं बताता। तो दोस्तों यहां पर बोथ ए एंड आर की अगर हम बात करें तो ये करेक्ट है, और जो आर है ना, यहां पर जो रीजन दिया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए भी है, क्योंकि यहां पर क्या पूछा गया है, यहां पर आप लोगों को यह बताया गया है एन RSS feed reader fetches these extensible markup language files and converts them into easy to read format, showing headlines, summaries and update notice with links back to original articles। और यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, रियली सिंपल सिंडिकेशन यूजेस XML फाइल्स दैट ऑटोमेटिकली अपडेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेबसाइट। तो जब ये चीजों को ये रीडेबल फॉर्मेट में बना रहा है तो डेफिनेटली इट्स 100% थ्रू इट्स ऑटोमेटिकली अपडेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेबसाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए यहां पर बनेगा। आई थिंक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आप लोगों को ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 135 हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। द PMB इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ILMS was launched by। दोस्तों जो PMB ILMS जो सिस्टम है एक फ्री ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। अगर इस सॉफ्टवेयर की बारे में बात करें तो फ्रांस से ओरिजिनेट हुआ, यानी कि फ्रांस से आया है। ठीक है, इसे यहां पर फ्रांकोसिस लैमार्क कैंट के द्वारा लॉन्च किया था। ये पहले जो यूज होता था ये फ्रेंच के जितने भी डेवलपर हैं ये उनके लिए यूज किया था। ठीक है, और यह जो है लेकिन स्पेशली बिग लाइब्रेरीज के लिए इसे यहां पर बनाया गया था। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 136। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको टेलीग्राम ग्रुप में यहां पर डाला था और वहां पर डिस्क्रिप्शन भी दिया था, तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कराऊंगा। एज पर कोलोन क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मेन क्लासेस हैव ओनली लेवल्स एंड नो राउंड्स। कोलन क्लासिफिकेशन की दोस्तों अगर आप 6th एडिशन की यहां पर बात करोगे तो 6th रिवाइज्ड एडिशन में ना राउंड्स जो होते हैं, राउंड्स फेसेट्स में एडिशनल लेयर्स कुछ आपको देखने को मिलते हैं। राउंड फेसेट्स में आपको यहां पर एडिशनल लेयर्स देखने को मिलते हैं। कुछ में क्लासेस में सिर्फ लेवल्स होते हैं, ठीक है, राउंड्स नहीं होते। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहां पर बनता है ये ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 2 और देख लेते हैं, 138 और 139 और 143 क्वेश्चन। ये हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करा है? 136। आई एम वेरी सॉरी, 4 क्वेश्चन और बचे हुए। क्वेश्चन नंबर 138 है दोस्तों आप लोगों के सबके सामने यहां पर DRIDE यानी कि डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा फॉर इवोल्यूशन फॉर कम्युनिटी एडॉप्टेड स्टैंडर्ड्स फॉर मेटाडेटा एंड परसिस्टेंस आइडेंटिफायर इन कन्वर्ट विथ। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को समझाने की बात करूं DRIDE के बारे में, तो यह एक प्रकार का ओपन साइंस इनिशिएटिव है। यह जो है यह एक प्रकार का ना ओपन साइंस इनिशिएटिव है जो मेटाडेटा और परसिस्टेंट आइडेंटिफायर्स के स्टैंडर्ड्स को प्रमोट यहां पर करता है। और यह जो है स्पेसिफिकली डेटा साइट, ठीक है, डेटा साइट के साथ आरओआर के साथ साथ यहां पर फंडर रजिस्ट्री के साथ काम करता है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए सी ई ओनली होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 138 पे चलें। विच पार्ट सेक्शन ऑफ कोलोन क्लासिफिकेशन 6 रिवाइज एडिशन इज एनुमरेटिव। कोलोन क्लासिफिकेशन को जो शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन है उसका पार्ट यहां पर एन्यूमरेटिव है, ठीक है, यानी कि रेडीमेड नंबर है। बाकी अगर हम नंबर्स की बात करें, जैसे रूल्स ले लें, एनेक्शर ले लें, तो ये सिंथेटिक होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस सीसी और डीडीसी में आपको देखने को मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा ये मिलेगा शेड्यूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन में आपको ये देखने को मिल जाएगा। क्लियर। चलो 139 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। 140 से आपके पैराग्राफ आ जाएंगे तो फिर वो लोग आप लोग कल सॉल्व कराऊंगा। एक सेकेंड बस। आई थिंक कुछ ब्लर हुआ है, आप लोगों को विजिबल है या नहीं है, एक बार मुझे कमेंट करके बताओगे। यहां पर दोस्तों कुछ आई थिंक एक सेकेंड, बस एक सेकेंड का टाइम और ले रहा हूं। चलो कुछ ना बार बार यहाँ इशू हो रहा है, यहीं तक हम क्वेश्चन को एंड करते हैं। आगे की सीरीज हम कल 139 से स्टार्ट कर देंगे। बार बार टेक्नोलॉजिकल कुछ फॉल्ट हो रहा है यहाँ पर पीडीएफ ओपन होने में। तो आज की क्लास को यहीं बाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। ध्यान रखो, अब का टाइम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कीमती है। अगर आप कोर्स वगैरह से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी चाहते हो तो यहां पर दिए गए कॉन्टेक्ट पर और वेबसाइट पर जाकर आप कोर्स ले सकते हैं। क्लियर।